मेरे प्यारे व्यूवर्स, मैं सुमन अपने YouTube चैनल क्रिएटर्स एंड व्यूवर्स पर आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी मज़े में होंगे और अपनी तैयारी को जोर शोर से कर रहे होंगे। आपकी तैयारी को और दृढ़ता प्रदान करने के लिए मैं आज प्रतियोगिता दर्पण जनवरी 2023 अंक से स्मरणीय तथ्य जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित है लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए उपयोगी होगा। प्लीज़ आप इसे अंत तक देखें बिना स्किप किए हुए, और अगर आप को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप मुझे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने तैयारी कर रहे अन्य मित्रों को, और कमेंट भी करें। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आगामी वीडियो जो भी है वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। स्मरणीय तथ्य राष्ट्रीय। पहला पॉइंट है कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह 8 से 10 जनवरी 2023 में भारत में कहां आयोजित किया जाएगा। क्योंकि ये पत्रिका पहले से छप चुकी है अभी, लेकिन जो अभी फरवरी का है और इसको हम ये मान लें कि आयोजित की गई, तो उस जगह का नाम है इंदौर, जो मध्य प्रदेश राज्य में है। यह सम्मेलन भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। 2003 से यह समारोह 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से भारत वापसी की याद में मनाया जाता है। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का विषय था प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार है। नेक्स्ट है दुधवा, पीलीभीत और अमनगढ़ के बाद यूपी का चौथा और देश का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा बनाया गया है। तो उत्तर है रानीपुर टाइगर रिजर्व। चित्रकूट जिले में रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य को रानीपुर बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है। मध्य प्रदेश में पन्ना टाइगर रिजर्व से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर रानीपुर में बाघ के साथ ही तेंदुआ, भालू, चिंकारा आदि पाए जाते हैं। नेक्स्ट है 3 स्वर्गीय महान विभूतियों के साथ इसे उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार 2022 के लिए चयनित किया गया। उत्तर है अजीत कुमार डोभाल और प्रसून जोशी। पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रहे स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत, लेखक और गीतकार स्वर्गीय गिरीश चंद्र तिवारी, पत्रकार स्वर्गीय वीरेन डंगवाल के साथ भारतीय फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी और NSA अजीत डोभाल को उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार 2022 के लिए चयनित किया गया। चौथे नंबर पे हम बढ़ते हैं। गांधी शांति प्रतिष्ठान के द्वारा कुलदीप नैयर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार 2021 और 2022 के लिए किन 2 पत्रकारों को 12 नवंबर 2022 को दिल्ली में यह पुरस्कार दिया गया। उत्तर है अजीत अंजुम 2021 के लिए और आरफा खानम शेरवानी 2022 के लिए। उल्लेखनीय है कि द वायर की सीनियर एडिटर आरफा खानम शेरवानी को 2022 के प्रतिष्ठित कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान से सम्मानित किया गया है, और 2021 के पुरस्कार विजेता स्वतंत्र पत्रकार और यूट्यूबर अजीत अंजुम है। 5वें नंबर पे है अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग एजेंसी क्वाक्वेरेली साइमंड्स, जिसको कि हम शॉर्ट में QS भी बोल सकते हैं, की ओर से नवंबर 2022 में जारी की गई एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के अनुसार भारत यानी कि दक्षिण एशिया का टॉप शैक्षणिक संस्थान कौन सा है। तो उत्तर है IIT बॉम्बे। उल्लेखनीय है कि रैंकिंग के अनुसार एशिया के टॉप 200 विश्वविद्यालयों में 19 भारतीय संस्थान हैं। लिस्ट में भारत के 118 संस्थानों को जगह मिली है। IIT बॉम्बे 40वें, IIT दिल्ली 46वें, IISc बेंगलोर 52वां,
IIT मद्रास 53वां, IIT खड़गपुर 61वां और IIT कानपुर 66वीं रैंक पर है। आगे बढ़ते हैं, जो 6th नंबर पे है, काशी तमिल संगम समारोह का आयोजन नवंबर-दिसंबर 2022 में कहाँ किया जा रहा है? तो उत्तर है वाराणसी, काशी में। उल्लेखनीय है कि काशी तमिल संगम का आयोजन 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक वाराणसी, काशी में किया जा रहा है। इसका उद्देश्य देश के दो प्राचीन ज्ञान केंद्रों तमिलनाडु और काशी के बीच सदियों पुरानी कड़ियों को फिर से तलाशना और उनका उत्सव मनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया, यानी कि ये मनाया जा चुका नवंबर महीने में। आगे बढ़ते हैं, 7वां नंबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर 2022 को अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर के पास राज्य के किस पहले ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? उत्तर है डोनी पोलो। उल्लेखनीय है कि ईटानगर हवाई अड्डा, जिसे होलोंगी हवाई अड्डे के रूप में भी जाना जाता था और आधिकारिक तौर पर डोनी पोलो हवाई अड्डे के रूप में नामित किया गया है। होलोंगी स्थित डोनी पोलो हवाई अड्डे की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2019 में रखी थी। आगे बढ़ते हैं, 8वें नंबर पे, भारत की किस महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी ने एशियन कप टेबल टेनिस में कांस्य पदक हासिल किया? उत्तर है मनिका बत्रा। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2020 में देश में सबसे बड़े खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित मनिका ने बैंकॉक, थाईलैंड में नवंबर 2022 में खेली गई इस प्रतियोगिता में महिला एकल में कांस्य पदक जीता। आगे बढ़ते 9वें नंबर पर, केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट के किस सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है? उत्तर है न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। उल्लेखनीय है कि कर्नाटक उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी ने 9 नवंबर 2022 को 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। न्यायमूर्ति KT शंकरन, प्रोफेसर आनंद पालीवाल, प्रोफेसर DP वर्मा, प्रोफेसर राका आर्य और M करुणानिधि को आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया। आगे बढ़ते हैं 10वें नंबर पर, भारत के किस टेबल टेनिस खिलाड़ी को देश का सर्वोच्च खेल अवार्ड मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार नवंबर 2022 में दिया गया? उत्तर है अंचत शरत कमल। उल्लेखनीय है कि अंचत शरत कमल को साल 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। अंचत ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। आगे बढ़ते हैं 11वें नंबर पे, कौन स्टार भारतीय पेडलर अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट आयोग के सदस्य चुने जाने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो इसका भी उत्तर है अंचत शरत कमल। अंचत शरत कमल अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट आयोग के सदस्य नवंबर 2022 में चुने गए हैं। आयोग का कार्यकाल 2022 से 2026 तक रहेगा, जिसमें एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप और ओशिनिया से सदस्य चुने गए। आगे बढ़ते हैं 11वें नंबर पे, रिजर्व बैंक ने 1 नवंबर 2022 को अपनी किस करेंसी को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया है? उत्तर है डिजिटल करेंसी ई-रूपी। उल्लेखनीय है कि शुरुआत में इस प्रोजेक्ट में सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के करीब 9 बैंकों को जोड़ा गया है। हालांकि अभी होलसेल ट्रांजैक्शन में इस्तेमाल किया जाएगा इसे, और बाद में ये जो डिजिटल करेंसी देश का यही डिजिटल टोकन होगा। आगे बढ़ते हैं 12वें नंबर पे, 9 नवंबर 2022 को भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद ग्रहण किसने किया है? तो उत्तर है जस्टिस DY चंद्रचूड़। उल्लेखनीय है कि न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत DY चंद्रचूड़ ने 9 नवंबर 2022 को भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। उनका CJI के रूप में 2 वर्ष का कार्यकाल होगा। वह भारत के 16वें और सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति YV चंद्रचूड़ के पुत्र हैं। 13 नंबर में आते हैं, 13वें नंबर में,
भारतीय प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त किस अधिकारी ने नए निर्वाचन आयुक्त के रूप में पदभार 21 नवंबर 2022 को संभाल लिया है? उत्तर है अरुण गोयल। उल्लेखनीय है कि निर्वाचन आयोग में राजीव कुमार के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पदभार संभालने के बाद इस वर्ष मई से तीसरा निर्वाचन आयुक्त का पद खाली था, जिस पर अरुण गोयल को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया और अन्य निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडे। आगे बढ़ते हैं 14वें नंबर पर। 2022 में पहली बार आर्मी और एयरफोर्स ने किस नाम से इंटीग्रेटेड अभ्यास 19 से 21 नवंबर में किया है? तो उत्तर है शत्रुनाश। उल्लेखनीय है कि सेना की सप्त शक्ति कमान चेतक कोर व एयरफोर्स का 3 दिवसीय संयुक्त युद्ध अभ्यास शत्रुनाश 21 नवंबर को बीकानेर में महाजन फायरिंग रेंज में संपन्न हुआ। आगे बढ़ते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से देश के पहले निजी तौर पर विकसित किस रॉकेट का प्रक्षेपण 18 नवंबर 2022 को किया? उत्तर है विक्रम एस। उल्लेखनीय है कि स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस के विक्रम एस रॉकेट का पहला प्रक्षेपण किया गया। स्काई रूट एरोस्पेस भारत की पहली निजी क्षेत्र की कंपनी बन गई है, जिससे 2020 में केंद्र सरकार द्वारा अंतरिक्ष आयोग को निजी क्षेत्र के लिए खोले जाने के बाद भारतीय अंतरिक्ष उद्योग में निजी क्षेत्र में प्रवेश किया गया है। तो मित्रों, ये सारी बातें, जो भी तथ्य मैंने प्रस्तुत किया, ये थे राष्ट्रीय घटनाक्रम के मुख्य अस्मरणीय तथ्य। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय की तरफ चलते हैं। तो इसमें जो पहला फैक्ट है वो है G20 शिखर सम्मेलन 15-16 नवंबर 2022 को इंडोनेशिया में बाली में हुआ। G20 का आगामी 18वां शिखर सम्मेलन 2023 में किस देश में होगा? उत्तर है भारत। उल्लेखनीय है कि बाली में G20 के 17वें शिखर सम्मेलन में भारत को इसकी कमान सौंपी गई। 1 दिसंबर 2022 से 1 वर्ष के लिए भारत G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। 9 से 10 सितंबर 2023 को G20 शिखर सम्मेलन दिल्ली में होगा। आगे बढ़ते हैं। तूफान इयान के द्वारा तबाही करने के कुछ ही हफ्तों बाद नवंबर 2022 में किस तूफान ने संयुक्त राज्य अमेरिका के फ्लोरिडा के पूर्वी तट पर तबाही की? उत्तर है तूफान निकोल। आगे बढ़ते हैं। शंघाई सहयोग संगठन के अध्यक्ष के रूप में SCO के अगले शिखर सम्मेलन की मेजबानी 2023 में कौन करेगा? उत्तर है भारत। उल्लेखनीय है कि भारत सितंबर 2023 तक 1 वर्ष के लिए समूह की अध्यक्षता करेगा। भारत वर्ष 2023 में SCO संगठन के अध्यक्ष के रूप में अगले SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इससे पहले 22वें SCO सम्मेलन की अध्यक्षता उज्बेकिस्तान ने वर्ष 2022 में की थी। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस पड़ोसी देश में 9 नवंबर 2022 को 6.3 तीव्रता का भूकंप आया था? तो आंसर है नेपाल। नेपाल में 9 नवंबर 2022 देर रात 6.3 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके झटके राजधानी दिल्ली सहित पूरे उत्तर भारत में महसूस किए गए। भूकंप का एपीसेंटर नेपाल के मणिपुर में रहा। इसकी गहराई जमीन से 10 किलोमीटर नीचे थी। आगे बढ़ते हैं। विश्व फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था फीफा का 20 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 तक होने वाला वर्ल्ड कप किस मध्य एशिया के देश में आयोजित किया जा रहा है? तो यानी आयोजित कर दिया गया। तो उत्तर है कतर। कतर 2022 टूर्नामेंट की आतिथ्य कर चुका है और 2026 में आतिथ्य कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। मेक्सिको को 3 विश्व कप में खेलों का आतिथ्य करने वाला पहला देश होने का गौरव ये मिला, प्रदान किया जाएगा। बहुत ही उल्लेखनीय है। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को बच्चों के यौन शोषण और दुर्व्यवहार को उजागर करने के मकसद से मनाने के एक प्रस्ताव को 7 नवंबर 2022 को मंजूरी दी? उत्तर है 18 नवंबर। इस प्रस्ताव को अफ्रीकी देश सिएरा लियोन और नाइजीरिया ने रखा था और 110 से अधिक देशों ने इसका समर्थन किया था। इसे आम सहमति से पारित किया गया। आगे बढ़ते हैं। 7वें नंबर पर 2023 महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी किस देश को मिली है?
उत्तर है भारत, नई दिल्ली में। भारत में महिलाओं की बॉक्सिंग विश्व चैंपियनशिप की प्रतियोगिता तीसरी बार आयोजित की जाएगी। 2006, 2000 और 2018 में नई दिल्ली में इस टूर्नामेंट का आयोजन हो चुका है, लेकिन भारत ने कभी भी पुरुषों की विश्व चैंपियनशिप का आयोजन अभी तक नहीं किया। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की कुल जनसंख्या किस आंकड़े को पार कर गई है? उल्लेखनीय है, संयुक्त राष्ट्र की विश्व जनसंख्या संभावना 2022 की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की कुल जनसंख्या 15 नवंबर 2022 को 8 अरब के आंकड़े को पार कर गई है। भारत वर्ष 2023 तक दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन को पीछे छोड़ देगा, जो कि चिंतनीय भी है। 9वें नंबर पर आते हैं। अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा चांद पर करीब 50 वर्ष के बाद अपना कौन सा मिशन 16 नवंबर 2022 को प्रक्षेपित कर चुका है? आंसर है आर्टेमिस 1 अभियान। यह मुख्य चंद्रमा मिशन के लिए एक परीक्षण उड़ान है जिसमें कोई अंतरिक्ष यात्री नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 10वें नंबर पर। इंडोनेशिया के किस मुख्य द्वीप पर 21 नवंबर 2022 को एक शक्तिशाली भूकंप आया? तो उत्तर है जावा द्वीप पे। आगे बढ़ते हैं। गांधी मंडेला फाउंडेशन की ओर से 19 नवंबर 2022 को किस बौद्ध धर्म गुरु को गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया? उत्तर है दलाई लामा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायुसेना ने 12 नवंबर 2022 तक जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर किस द्विपक्षीय अभ्यास में भाग लिया? आंसर है गरुड़ 7। आगे बढ़ते हैं। किस युद्ध अभ्यास में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं ने नवंबर 2022 में हिस्सा लिया? उत्तर है अभ्यास मालाबार। आगे बढ़ते हैं। टेनिस के किस खिलाड़ी ने 20 नवंबर 2022 में छठा एटीपी फाइनल्स खिताब जीतकर रोजर फेडरर के रिकॉर्ड की बराबरी की? उत्तर है नोवाक जोकोविच। टेनिस में नोवाक जोकोविच ने इटली के तुरीन में एटीपी वर्ल्ड टूर फाइनल्स में नॉर्वे के कैस्पर रूड को हरा दिया। 35 वर्ष के जोकोविच यह खिताब जीतने वाले सबसे अधिक उम्र के खिलाड़ी हैं। आगे बढ़ते हैं। 6 से 18 नवंबर 2022 तक आयोजित संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 27वां सम्मेलन यानी COP 27 कहाँ संपन्न होगा? उत्तर है शर्म अल शेख, जो कि मिस्र में है। उल्लेखनीय है कि सभी नेताओं ने कार्बन उत्सर्जन में तेजी से कमी लाने के लिए एक नए फंड की घोषणा भी की, जिसका नाम लॉस एंड डैमेज फंड रखा गया। तो मित्रों, ये सारी बातें थी जो कि प्रतियोगिता दर्पण जनवरी 2023 अंक से लिया गया है और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्मरणीय तथ्य के रूप में, और मैं इसके लिए प्रतियोगिता दर्पण पत्रिका का अनेक अनेक आभार व्यक्त करता हूं, उनके पूरे टीम का, उनके पूरे सिस्टम का, और उनके ही सौजन्य से मैं आप तक इन सारी बातों को पहुंचा सका। आशा करता हूं कि आप सबों को ये वीडियो, ये सारी बातें बहुत अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर भी करें और प्लीज़ कमेंट भी करें। और एक बात और कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप देख ही लिए, और इसके बाद आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एक बार आप प्रतियोगिता दर्पण पत्रिका को इसी स्मरणीय तथ्य जो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित, इसको एक बार फास्ट उसका रिव्यू कर लें, ताकि ये पूरी तरह से आपको आत्मसात हो जाए। तो ठीक है मित्रों, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।